नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गहमा-गहमी मची हुई है। किसकी बनेगी सरकार, किसकी होगी सत्ता से विदाई, कौन जीतेगा चुनाव और इस बीच बिहार की राजनीति में जो कुछ महीने पहले तक एक ताजा हवा के झोंके की तरफ आए थे, अब उनकी कई सारी गलतियां उन पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। तो ग्राउंड जीरो से यानी बिहार की धरती से हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं शशि शेखर जी। शशि शेखर जी वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, कई संस्थानों में काम कर चुके हैं और इस देश में जो हम 20वीं 21वीं शताब्दी के युवाओं के लिए सबसे बड़े आंदोलन के रूप में जिसको जाना जाता है, देखा जाता है, माना जाता है, उस अन्ना आंदोलन को बहुत ही गहराई से इन्होंने देखा है, बाहर से भी, अंदर से भी। तो बिहार की राजनीति का ऊंट जो है वो किस करवट बैठने जा रहा है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। शशि शेखर जी, हमारे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू संतोष भाई। शशि भाई, सबसे बड़ी बात जो कही जाती है, ठीक है, इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन, ये तो राजनीति हम लोग बिहार में पिछले 35 सालों से देख रहे हैं। गठबंधन का नाम अलग अलग बदल कर आता है। जब से कांग्रेस पार्टी की विदाई हुई, राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू यादव सत्ता में आए। 1990 का चुनाव पूर्ण बहुमत का चुनाव नहीं, लालू यादव को चुनने का चुनाव नहीं था। 1995 निश्चित तौर पर लालू यादव का चुनाव था, लेकिन 2000 में भी हमने देखा क्या हुआ और 2005 के बाद से लगातार अलग अलग सूरतों में गठबंधन बनता रहा। पहले लालू यादव बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने, बाद में कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री बने। जब उनको मौका मिला सीपीआई को तोड़ा, सीपीएम को तोड़ा, कांग्रेस को तोड़ा। तो नाम भले ही अलग अलग कर दिया जाए, लेकिन चाहे समता पार्टी से जेडीयू बनना हो, जनता दल से राष्ट्रीय जनता दल बनना हो या यूपीए से इंडिया गठबंधन बनना हो, इन्हीं दोनों गठबंधन की लड़ाई। आमतौर पर चूंकि आप बिहार पे ग्राउंड जीरो पे हैं, अभी आप लगातार बिहार में रह रहे हैं। बिहार मेरा जो नेटिव प्लेस है, सीतामढ़ी से मैं हूँ। आमतौर पर बिहारियों के बारे में जब बात की जाती थी कि भाई आप चुन उन्हीं जातिवादी लोगों को रहे हो, तो कहा जाता था विकल्प का। विकल्प के तौर पे प्रशांत किशोर आए, जन स्वराज पार्टी आई। हमने देखा कि प्रफुल्ल कुमार महंता किस तरह से असम में आए, अरविंद केजरीवाल किस तरह से दिल्ली में आए। प्रशांत किशोर के बारे में भी उसी तरह से सोचा गया, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने एक बड़ा मौका गवा दिया। 5 बड़ी गलतियों की बात कही जा रही है। सबसे पहले तो मैं ग्राउंड जीरो जरा बिहार में सबसे पहले सवाल तो मैं यही जानना चाहूंगा कि वो चुनाव एक उत्सव का माहौल होता है, तो क्या वाकई बिहारी लोग उत्सव के लिए तैयार हो गए हैं? क्योंकि छठी मैया का जो व्रत है, छठी मैया का जो महापर्व है, वो तो शुरू हो गया, लेकिन चुनाव को लेकर क्या गहमा-गहमी वाकई बढ़ी है? चौक चौराहों पर चर्चा हो रही है कि नहीं हो रही? नहीं, आपने सारी बातें बताई कि बिहार पॉलिटिक्स के लिए और पॉलिटिशियंस के लिए कितना फर्टाइल लैंड रहा है शुरू से। तो चौक चौराहों पे, चाय की दुकानों पे चर्चा न हो, ये तो असंभव सी बात है बिहार के लिए। लेकिन जिस तरीके से इस चुनाव में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के दोनों गठबंधन में एक अनिश्चितता की स्थिति रही, और साथ ही जिनको आपने ताजा हवा का झोंका कहा, वो ताजा हवा का झोंका बाद में चलकर जिस तरीके से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वो एक्सपोज होने लगे, वो ताजा हवा की झोंका जहां से निकल रही थी वहां से बदबू भी आने लगा। तो इस वजह से थोड़ी सी, मतलब आम लोगों की तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, उनके भीतर एक मतलब बता सकता हूँ कि मोह भंग नहीं कहूंगा, लेकिन एक अरुचि पैदा करने की कोशिश की गई, या और ये राजनीतिक पार्टियों के द्वारा ही, कि मतलब 20 तारीख लास्ट डेट है अगर सेकेंड फेज वोटिंग के नॉमिनेशन का, तो आप 19 तारीख की रात में टिकट दे रहे हैं, 20 तारीख की सुबह में टिकट दे रहे हैं। इस वजह से बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। एक सिटिंग एमएलए आरजेडी के थे, उनको टिकट मिला वीआईपी से, वो बेचारे कंफ्यूज हो गए कि वो वीआईपी के कैंडिडेट है कि आरजेडी के कैंडिडेट है, और उन्होंने 10 प्रस्तावक की जगह एक प्रस्तावक का नाम दिया और उनका टिकट कैंसिल हो गया। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी महापर्व छठ भी है और महापर्व लोकतंत्र का चुनाव भी है, तो गहमा-गहमी तो है निश्चित तौर पे। लेकिन जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज ने इस इलेक्शन में अपने आपको पेश किया है, वो बड़ा, मतलब मेरे देखे हुए में अब तक का बड़ा ही, मतलब एक ऐसा प्रयास मैं इसको कहूंगा जिसमें आम लोगों की भूमिका और आम लोगों का पार्टिसिपेशन
घटाने की कोशिश की गई है, उनके इंटरेस्ट को घटाने की कोशिश की गई है। एक बड़ी चीज सचिव भाई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे नहीं बनेंगे, बीजेपी में हालांकि अब सुर बदलने लगे हैं। जब उन्होंने ग्राउंड जीरो पर देखा कि भाई नीतीश की घोषणा नहीं करोगे, तो पहले तो जितना बाजी बोल रहे थे, फिर उपेंद्र कुशवाहा बोल रहे थे, फिर चिराग पासवान भी पैर छूते हुए नजर आए, वो भी बोलते हुए नजर आए, राजीव प्रताप रूडी भी बोलते हुए नजर आए, लेकिन नीतीश कुमार इंटरव्यू नहीं दे रहे। दूसरे विपक्षी इंडिया गठबंधन की तरफ से जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है तेजस्वी यादव, उन्होंने अब इंटरव्यू देना शुरू कर दिया, कुछ यूट्यूबर्स को इंटरव्यू दिया उन्होंने। लेकिन प्रशांत किशोर लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, लगातार लंबे लंबे चौड़े इंटरव्यू दे रहे हैं। लल्लन टॉप का तो एक इंटरव्यू 2 घंटे से भी क्रॉस हो गया था, तो 2 घंटे से भी ज्यादा क्रॉस। लेकिन एक व्यक्ति जो बिहारियों के पास जाता है, कहता है कि मैं बिहार को बदलने आया हूं, मैं स्कूल की बात करूंगा, मैं कॉलेज की बात करूंगा, मैं रोजगार की बात करूंगा, मैं शिक्षा की बात करूंगा, एक नई तरह की राजनीति करने की बात आई। 5 बड़ी गलतियों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जहां तक मैं पहुंच पा रहा हूं कि नेता को फ्रंट से लीड करना चाहिए, और अगर नेता फ्रंट से लीड नहीं करता है, यानी वो विधानसभा चुनाव खुद न लड़े, और उसमें कई तरह के किंतु परंतु तथ्य कि भाई 40 जगह में जनसभा कर सकता था, मुझे 4 दिन राघोपुर रुकना पड़ जाता, उन उम्मीदवारों के साथ नाइंसाफी होती है, तो हम जानते हैं कि भाई जो मोदी के साथ काम कर चुका है उसके पास शब्दों की कमी नहीं होगी, और मकर जाल बुनने में भी वो माहिर आदमी है। तो वो तर्क कितने भी दे, लेकिन क्या सबसे बड़ी गलती उनका विधानसभा चुनाव लड़ना नहीं है? क्योंकि विधानसभा चुनाव उनके नहीं लड़ने की वजह से जन स्वराज का जो कैडर और उम्मीदवार है कि भाई नेता ही मैदान छोड़ के भाग गया। अब सम्राट चौधरी से लोग डिग्री का सवाल पूछते हैं, तो सम्राट चौधरी कहते हैं कि मैं भगोड़े के सवाल का क्या जवाब दूं जो चुनाव लड़ने से भाग गया। क्या ये वाकई प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी गलती है, जिसने उनके वोट को सीधे 5 से 6% कम कर दिया है? आपको लगता है ऐसा क्या? तो कई लोग ये कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि चुनाव लड़ना चाहिए था। मेरा इस पर थोड़ा मिक्स्ड रिएक्शन है। पहली बात तो ये कि जब नई पार्टी है और बिहार जो है दिल्ली नहीं है कि 70 सीटें हैं, यहाँ पे 243 सीटें हैं, भौगोलिक रूप से बहुत बड़ा एक एरिया कवर करना है, एक नेता है, तो ये गलती नहीं है कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। गलती ये है कि जो एक्सक्यूज वो दे रहे हैं चुनाव न लड़ने का, उसकी वजह जो कारण है, उसकी जो वजह है, उसके लिए वो खुद जिम्मेवार है कि उन्होंने पिछले 1 साल हो गए उनको पार्टी बनाए हुए, 3 साल टोटलिटी में, 3-4 साल हो गए उनको यहाँ घूमते हुए, वो सेकेंड लाइन लीडरशिप बना ही नहीं पाए। मतलब दिल्ली में आपने बहुत करीब से देखा है कि किसी भी सूरत में अरविंद केजरीवाल के बाद एक सेकेंड कमांडर इन चीफ थे, मनीष सिसोदिया, कि अगर कुछ ऐसा वैसा होता है तो संभालेंगे। उसके बाद और भी बहुत सारे लीडर हैं बाद में जो नेशनल लेवल के फिगर बने, वो इन्होंने अपने आगे किसी को पनपने नहीं दिया, जबकि इनके पास बहुत अच्छे अच्छे लोग गए थे, चाहे वो वकील हो, डॉक्टर हो। आज वो वैसे लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। मैं अगर बताऊं, ऐसे नाम गिनाऊं, तो वो लोग जो पिछले 2 साल 3 साल से उनके शब्दों में कंधे से कंधा मिला रहे थे, आज उनको टिकट तक नहीं दिया। तो ये जो आपने कही ना गलती, तो ये गलती इस लिहाज से है कि आप पर आरोप लगेगा, जनता में या कैडर में, या माफ कीजिए आपके समर्थकों में ये बात जाएगी कि आप कहीं ना कहीं डर गए, जबकि पिछले 1 साल से ये चल रहा था कि आप या तो आप अपने गृह क्षेत्र से चुनाव लड़िए, या सीधे सीधे आप चुनौती दीजिए तेजस्वी यादव को, राघोपुर से जाकर चुनाव लड़िए। राघोपुर ये गए थे लास्ट टाइम, अभी तुरंत हाल ही में, और जो रिएक्शन उनको वहां मिला वो वापस आ गए। वहां 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 से आने के बाद तत्काल वो जो उनका गृह क्षेत्र है वहां भी उन्होंने टिकट अनाउंस कर दिया, राघोपुर से भी टिकट अनाउंस कर दिया, और ये करीब करीब तय हो गया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब वो आइडियोलॉजिकल बातें होती है कि पार्टी ने कहा, अरे भैया आजकल सबको मालूम है पार्टी मतलब वो देवकांत बरुआ को मैं बड़ा वो करूंगा, एडमायर करूंगा कि वो आदमी बड़ा विजनरी था। भले उसको आज के लोग चापलूस कहे, लेकिन वो समझ गया था उसी समय 70 के दशक में, 80 के दशक में कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। तो आज मोदी इज बीजेपी, बीजेपी इज मोदी, मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी चल रहा है उस नारे को। मतलब मेरा कहने का मतलब कि एक ऐसा फिगर हर पार्टी के पास है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, जदयू हो, राजद हो,
लोजपा हो या जन स्वराज हो, जो एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूम रहा है, वो जन स्वराज में वो नाम प्रशांत किशोर का है। और और आपका नहीं, जब तक और बड़े गर्व से वो स्वीकार करते हैं। जब उनसे इंटरव्यू में पूछा जाता है तो कहते हैं कि देखिए मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही चेहरा हूँ, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। मुझे पार्टी की रणनीति भी तय करनी है, उम्मीदवार भी तय करना है, स्ट्रेटेजी भी तय करनी है, फंड भी जुटाना है, इस बात का भी वो जिक्र करते हैं। लेकिन मुझे देखिए। बरबस याद आ गया, हम्म, शशि भाई, की मुझे बरबस अचानक याद आ गया कि 2020 के लोकसभा चुनाव के बाद जब नरेंद्र मोदी ने एक वो बनाया कि भाई उनको दक्षिण भारत में, खासतौर से दक्षिण भारत के राज्यों में पार्टी को मजबूत करना है, तो 2020 के बाद से काशी तमिल संगमम की शुरुआत की। बिल्कुल। हालांकि बहुत सारे लोग मानते नहीं है, लेकिन उस समय मैंने कहा था कि भाई साहब इस बार कन्याकुमारी से लड़ने की सोच रहे हैं, क्योंकि भाई ऐतिहासिक पुरुष बनना चाहते हैं स्वामी विवेकानंद की तरह से। उनका भी पहला नाम इन्हीं के पहले नाम से है। तो उन्होंने कन्याकुमारी तैयारी शुरू की, लगातार वो तैयारी करते रहे, कन्याकुमारी जाते रहे, लेकिन जब फाइनल रिपोर्ट आई कि नहीं साहब आप हार जाएंगे कन्याकुमारी से, क्योंकि डीएमके मैनेज हो नहीं पाया, एआईएडीएमके ज्यादा मैनेज कर नहीं पाएंगे, तो फिर उन्होंने वाराणसी से ही लड़ना उचित समझा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशांत किशोर राघोपुर गए और उनको लगा कि हार जाएंगे पूरी तरह से, तो बेहतर है कि आप चुनाव न लड़े। देखिए, आपने जो शुरुआती बात कही ना कि गलतियां क्या रही, 5, 10, 2 जो भी हो, असंख्य गलतियां मेरी नजरों में है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि प्रशांत किशोर जो कि ब्राह्मण जाति से आते हैं, 90 के बाद उत्तर भारत के राजनीतिक परिदृश्य में, खास करके यूपी और बिहार में, जो एक सोशल चेंजेस आया पॉलिटिकली, वहां पर किसी भी सामान्य वर्ग के एक व्यक्ति के लिए ये सोचना बड़ा कठिन था, और अभी भी है, कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी बना करके और अपने दम पर इतनी सीटें ले आऊंगा कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर बिहार आते हैं और एक पूरे थेसिस को, जो अभी थेसिस चल रही है, उसको, उसके लिए एक एंटी थेसिस लेकर के आते हैं। वो एंटी थेसिस क्या है? थेसिस क्या है कि जाति, उस जाति में भी बिहार की राजनीति के शुरुआती 35-40 साल देखेंगे तो श्री कृष्ण बाबू या बाकी जगन्नाथ मिश्रा तक आ जाइए, तो एक सवर्ण दबदबा रहा। उसके बाद जो 90 के बाद एक चीज की शुरुआत हुई, मंडल राजनीति की, उसके भी 35 साल हो गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये और लंबा चलेगा, क्योंकि एक दलित उभार होना अभी बिहार की राजनीति में बाकी है। कब होगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वो होगा। ऐसी अच्छा, स्थिति में आप दूसरी चीज पे आते हैं। आपने उम्मीदवारों के चयन की बात कही। मैं उसी इन्होंने पे आ रहा कहा, हूँ हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि उस थेसिस को काटने के लिए आप एक एंटी थेसिस लेकर आए, विकास। और आपने कुछ पलायन, रोजगार, शिक्षा, गारंटी कार्ड, कि हम यही 20,000, मतलब छठ में जो यहाँ आएगा वो वापस नहीं जाएगा, ये बात तो आप करते रहे। लेकिन जब टिकट बांटने की बात आई, बारी आई, तो आप गौर कीजिए, मतलब आप फैक्ट चेक कीजिए कि पहली लिस्ट जब जारी हुई 50-55 नामों की, तो बकायदा उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, आरसीपी सिंह ने नामों की घोषणा की। फिर उसके बाद दूसरा लिस्ट जारी हुआ, 60 कैंडिडेट्स का लगभग, उसमें भी मनोज भारती जी ने नाम अनाउंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, खुद उसमें पीके बैठे हुए थे। लेकिन सेकेंड लिस्ट के बाद जो बवाल मचना शुरू हुआ, जिसकी भविष्यवाणी हम लोग पिछले 6-8 महीने से कर रहे थे, खास करके अप्रैल मई के बाद, जो इन्होंने एप्लीकेंट मंगवाए थे, उम्मीदवारी मंगवाई थी, फॉर्म भरवाए थे, वो नाराज लोगों ने जब जैसे ही मीडिया में हल्ला मचाना शुरू किया, इनकी पूरी की पूरी रणनीति बदल गई। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बंद कर दिया, टिकट के अनाउंसमेंट बंद कर दिया, और पटना बुला बुलाकर रात के अंधेरे में लोगों को टिकट देने लगे। और और ये जो जितने टिकट इन्होंने दिए हैं, वो मैक्सिमम टिकट जो है वो प्रशांत किशोर के अपने पॉलिटिकल इलेक्टोरल जो कैलकुलेशंस होते हैं एक डेटा एनालिस्ट का, उसके आधार पर दिया है, जिसमें मुख्य रूप से जो फैक्टर रहा कास्ट का। आप आए थे कास्ट डाइल्यूशन करने, लेकिन अंततः बिहार ने आपको कास्ट फैक्टर पे टिकट बांटने पर मजबूर कर दिया। तो पहली नहीं, गलती लेकिन इन्होंने इन्होंने स्थानीय लेवल पे लोगों से राय मशवरा भी किया, ये लेकिन वो सब राय मशवरे को कूड़ेदान में डाल दिया इन्होंने। ये सब बेकार की बातें हैं संतोष भाई, आप जानते हैं अच्छी तरह से। दिल्ली में भी जब पहला चुनाव, दूसरा चुनाव, तो हर चुनाव में ये कहा जाता था कि हम राय ले रहे हैं लोगों का। ये सब मतलब अपने आप को होली काऊ दिखाने के लिए, अपने आप को पार्टी विथ डिफरेंस दिखाने के लिए,
कि हमने एक मैकेनिज्म तैयार किया है पंचायत स्तर से, प्रखंड, प्रखंड से अनुमंडल, अनुमंडल से जिला, जिला से स्टेट। ये बेकार की बातें हैं। ये ऐसा होता तो जितने टिकट्स लोगों को मिले हैं, कई लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं उनके बारे में, उनको वो टिकट कभी नहीं मिलता। जो इनकी आइडियोलॉजी थी, जो इनकी घोषणाएं थी, मतलब आप बालू माफिया को टिकट नहीं देंगे, जमीन माफिया को देंगे। आप 10% बाहरी अच्छे लोगों को टिकट देंगे, मान लिया, लेकिन अब रात में भाजपा के 12 साल 15 साल पुराने, जिसका रिश्ता संघ से भी रहा, जो बेचारा संघ का समर्पित कार्यकर्ता रहा है, भाजपा का कार्यकर्ता, उसको आप रात में बुलाएंगे और उसको चूंकि टिकट नहीं दिया पार्टी ने, तो आप उसको टिकट दे देंगे क्या? तो आपके अनाउंसमेंट, आपकी आइडियोलॉजी, दिक्कत यही है कि आपकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आप लेफ्ट है ना नहीं, राइट है, सेंटर है। विचारधारा नहीं है। देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा कि भाई चुनाव न लड़ना, उम्मीदवारों का गलत चयन करना, रात के अंधेरे में टिकट बांटना। लेकिन आप जो भाजपा की बात कर रहे हैं, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बैकग्राउंड पता नहीं कितने राजनीतिक दलों में वो रह चुके हैं, टिकट बंटवारे के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जो आरसीपी सिंह आए, जनता दल यूनाइटेड में रह चुके हैं, केंद्र की सरकार में मंत्री थे, बीजेपी में शामिल हुए, बाद में वो राजनीतिक वनवास झेलते रहे, और कहा तो यहां तक जा रहा है शशि भाई की जिन सम्राट चौधरी के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल रखा है, इन्हीं की पार्टी के नेता जिन पर सारा दारोमदार है, उन्होंने ही एक जमाने में सम्राट चौधरी की मदद की थी दिल्ली दरबार में उनको विदा होने से बचाने के लिए। तो आपकी पार्टी के मुखिया कई राजनीतिक दलों में रह चुके, घोषणा करने वाले कई राजनीतिक दलों में रह चुके, उन्हीं राजनीतिक दलों के खिलाफ आप एक नई तरह की राजनीति करने की बात कहते हुए नजर आए, लेकिन मंच पर कौन से चेहरे नजर आते हैं? आपने जमीन माफिया का जिक्र किया, इनके जमीन खरीदे जाने की बात होती है, उसमें भी कई तरह के आरोप लगते हैं। आपने कहा कि अलग अलग पार्टियों से लोग लेके आते हैं तो इनकी वैनिटी वैन बहुत ज्यादा चर्चा में है। नहीं, और फिर जिस वैनिटी तरह नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो आदमी सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार करता है कि मेरी कमाई 200 करोड़ 250 करोड़ है, बिल्कुल जो आईटीआर के हिसाब से होगा, आईटीआर के अलावा क्या होगा नहीं होगा उसमें हम नहीं जाते, तो वो अगर वैनिटी वैन में चल रहा है या शानदार घर में रह रहा है, तो ये कोई गलत बात नहीं है। गलत बात ये है कि आप बिहार में आते हैं, एक हाई मोरल ग्राउंड लेते हैं, हम्म करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। करप्शन मतलब बिल्कुल, मतलब जमीन खरीद लिया इसने, इतना ट्रस्ट पे पैसा इसने ऐसे ले लिया, मतलब आप सिर्फ क्रिमिनल एक्टिविटीज ही नहीं है, जो एक सीन है, नैतिक अपराध है, जो मोरल एक करप्शन है, मोरल मतलब नैतिक रूप से जो अपराध है, आप उसको भी टारगेट पे ले रहे हैं। नौवीं फेल होना संविधान के हिसाब से कोई क्राइम नहीं है, या ना संविधान की जरूरत है कि वो मुख्यमंत्री वही बनेगा जो पीएचडी करके आएगा। लेकिन आप सवाल उठा रहे हैं, मोरली ये बात सुनने में सही भी लगती है कि भाई आजकल किसी भी लड़के को इतना तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो आप मोरल ग्राउंड अपने लिए हाई तय कर रहे हैं, लेकिन आप 11 करोड़ रुपया किससे लेते हैं? नवयुगा इंजीनियरिंग से। ये उत्तराखंड वाला टनल वाली कंपनी। ये उत्तराखंड टनल बनाने वाली कंपनी, जिसमें उत्तरकाशी में जब वो धसान हुआ था सुरंग में, जिसमें 17 दिनों तक 41 मजदूर फंसे रहे, जिसमें बिहार के भी 5 मजदूर थे। आप गए हैं कभी मिलने, उन मजदूरों से पूछा है कि क्या गलती की थी नवयुगा ने? उत्तराखंड स्टेट की कमेटी की एक रिपोर्ट है, उस मेजर एक्सीडेंट से पहले 21 माइनर धसान हुए थे, लेकिन कंपनी ने उसको रेक्टिफाई नहीं किया। और आप उस कंपनी के पता नहीं किस सब्सिडियरी कंपनी के मशरूम फंगिसाइड की एंटी एजिंग मेडिसिन, वो जाने पता नहीं कब लॉन्च होगा, उसको लॉन्च आप कब कराएंगे, कहाँ कराएंगे, वो भी क्लियर नहीं है, लेकिन उसने आपको 11 करोड़ रुपए दे दिए। ठीक है। मैं भी इतनी सलाह देता रहता हूँ मुफ्त लोगों को, कई लोग मेरी सलाह से विधायक बन चुके हैं। मुझे तो 11 रुपया नहीं दिया किसी ने, मुझे लेने नहीं आया शायद उनकी तरह। लेकिन
जब आप दूसरों के लिए मोरालिटी की बात करते हैं तो आपका मोरल कहां चला गया था? आपने क्यों लिया उस कंपनी से, जिस कंपनी ने उत्तराखंड के पर्यावरण को ध्वस्त कर दिया, सरकारी धन का दुरुपयोग किया, बर्बाद किया, और जिसकी वजह से 41 मजदूर 17 दिनों तक अपनी जान की बाजी लगाए रहे, जिसमें बिहार के भी मजदूर है। देखिए, ये तो प्रशांत किशोर की हमने 5 गलतियां कर दी बड़ी-बड़ी। बिहार की राजनीति पे अब ज़रा आते हैं। लोग सोचते हैं कि बिहार है, गाँव है, तो पानी भरपूर होगा, मीठा पानी होगा, पर्यावरण सुरक्षित होगा। लेकिन शायद बिहार से बाहर रहने वाले बहुत सारे कम लोगों को पता है कि अब गाँव देहात में भी पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है, क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है वो पॉल्यूटेड हो। बिल्कुल ये बिल्कुल। बहुत कम लोगों को पता है कि बिहार के कई जिले जो है वो इतने ज्यादा प्रदूषित हो गए हैं कि वहां पे सांस लेना दूभर हो पा रहा है। और विश्वविद्यालयों की बात तो क्या करें, 3 साल की डिग्री 6 साल में 7 साल में मिल रही है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। शराब बंदी है लेकिन वो होम डिलीवरी हो रही है, ये सबको पता है। सम्राट चौधरी ने एक इंटरव्यू में स्वीकार कर लिया कि हाँ होती है, लेकिन अब सड़क पे कोई नहीं पीता। अब उनको कौन बताए कि सड़क पे भी पीते हैं। ये अलग बात होती है कि पकड़ लिए जाते हैं, तो आजकल पुलिस वालों की कमाई बड़ी जानदार हो रही है, शानदार हो रही है। और मुझे तो डर इस बात का लग रहा है शशि भाई, कि कल को कोई ऐसी सरकार आई जो अचानक शराबबंदी कर देगी, तो ये जितने नंबर 2 के कमाने वाले लोग हैं जिनकी कमाई बंद हो जाएगी, तो फिर वो अपराध करने लगेंगे, लूट-मार, डकैती, छीना-झपटी करने लगेंगे, क्योंकि अचानक आप उसका अवैध कारोबार बंद कर देंगे। तो नेताओं को ये चीज़ समझ में नहीं आती, लेकिन सामाजिक रूप से एक बारूद के ढेर पर बैठा हुआ बिहार। ऐसे समय में विकल्प की बात करने वाले तो ध्वस्त हो गए। वो तो खुद ही कह रहे कि या तो 10 से नीचे आएंगे या 150 से ऊपर आएंगे। 1990 के बाद जो सामाजिक दौर शुरू हुआ, सामाजिक दौर ने सामंतवाद के प्रतीक के रूप में एक नए नेता पैदा किए। हमने देखा कि लालू यादव किस तरह से पैर फैलाए हुए बैठे नजर आते हैं, कई तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। 2025 में ये माना जा रहा था कि 35 साल बाद जो है, ये आप समझ लीजिए कि उसको सामंतवाद कह लीजिए, नव सामंतवाद कह लीजिए, सामाजिक न्याय का विकृत रूप कह लीजिए, वो दौर खत्म होगा। यानी लालू और नीतीश का एरा खत्म होगा, एक नया एरा निकल कर सामने आएगा। क्या आपको लगता है वाकई इस चुनाव में उस नए एरा की शुरुआत होगी, या सब कुछ वैसा ही रहेगा? भाई आया राम जाएंगे तो गया राम बन जाएंगे, राम जाएंगे तो श्याम बन जाएंगे, लेकिन इससे बड़ा कोई बदलाव बिहार में नहीं होने वाला है। नहीं नहीं, आपने तो इंट्रो में ही कहा ना कि बिहार में इस वक्त जितनी पार्टियां हैं, बीजेपी को छोड़ दे, कांग्रेस को छोड़ दे, तो मेनली जो सत्ता में पिछले 35 साल में रही है वो कौन है? एक ही धारा के लोग हैं, एक ही सोच के लोग हैं, और उनकी सोच बड़ी स्पष्ट है, बहुत क्लियर है कि हम सोशल जस्टिस या सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर किसी और को नहीं आने देंगे। कमंडल का समर्थन लेंगे लेकिन सत्ता मंडल का होगा। ये बहुत क्लियर है, ये नीतीश कुमार भी इस चीज को लेकर बहुत स्पष्ट है। इसीलिए बीच में देखा होगा आपने 2 बार जो ये अलट पलट हुआ इधर से उधर, और बाई हुक और बाई क्रूक नीतीश कुमार ने बीजेपी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया सत्ता में। उसकी एक वजह ये है। आप फिर अब आप कहेंगे कि भाई उत्तराधिकारी कौन होगा? तो उत्तराधिकारी मान लीजिए कि तेजस्वी यादव होते हैं, या उधर रामविलास जी के बेटे हैं, या भाजपा के लोग हैं, तो भाजपा तो 100 सीटों पर चुनाव ही लड़ रही है, तो अभी तो वो बहुत कोसों कोसों दूर है अकेले दम पर सत्ता में आने में। तो ले देकर वही लोग आएंगे, नीतीश कुमार बने, तेजस्वी यादव बने, या कोई और बने, लेकिन बीजेपी का कोई नहीं होगा। बीजेपी जिस तरीके से अश्वमेध का घोड़ा दौड़ाते जाती है, वो बार बार बिहार में रुक रहा है, इस बार भी रुकेगा। भले एनडीए सत्ता में आए लेकिन सीएम नीतीश कुमार होंगे। तो आप जो कह मतलब रहे ये तय है कि जैसे राम मंदिर को लेकर जो रथ यात्रा निकाली, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी का घोड़ा रोक दिया वहां पे। लालू यादव मुख्यमंत्री थे, आरके सिंह अधिकारी थे। हालांकि आरके सिंह को पता नहीं मोदी जी ने किस बात का इनाम दिया, मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा कि सांसद बनाया, मंत्री बनाया। आजकल वो भी एक तरह से हैं, सोशल मीडिया पे क्रांति करते हुए नजर आते हैं। लेकिन ठीक है, जाति को बिहार से हम अलग नहीं कर सकते। लेकिन क्या ये मान के चले कि अगर बीजेपी ने थोड़ा बहुत भी कोशिश की अपना मुख्यमंत्री बनाने की, तो चचा का मन फिर डोल जाएगा, फिर निश्चित बहल रूप जाएंगे वो, और फिर वो निश्चित उस तरफ चले जाएंगे। ये इसकी एक झलक वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में दिखा चुके हैं कि उनके विश्वस्त लोगों ने जिस तरीके से उनका फायदा उठा करके, और जदयू की जीती हुई सीटें लोजपा को दे दी,
जदयू के जो रत्नेश सदा जैसे मिनिस्टर की टिकट काट दिया इन लोगों ने। तो जब ये जानकारी उनको हुई, उसके बाद का जो 3-4 दिन और एक सप्ताह का जो पूरा पॉलिटिकल ड्रामा हुआ है पटना में, उसके बाद अमित शाह जी को यहाँ आके बैठना पड़ा है। और एक समझ लीजिए डैमेज कंट्रोल हुआ है। ये कह देना कि चुनाव बाद तय होगा, इससे बात नहीं बनेगी। आप 1 साल से कह रहे हैं, आपका छोटा से छोटा नेता, बड़ा से बड़ा नेता ये कह रहा है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, और इसी शर्त पर वो साथ थे भी, है भी। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप ऑपरेशन लोटस करना चाहेंगे बिहार में तो वो फेल होगा। नहीं, एक बात आपने बिल्कुल सही कही। ये तमाम लोग जो कहते हैं शशि भाई कि महाराष्ट्र का मॉडल, एकनाथ शिंदे का मॉडल, तो मैं दर्शकों को जरा बता दूं कि एकनाथ शिंदे कभी नीतीश कुमार नहीं बन सकते। एकनाथ शिंदे हमेशा नेता के कार्यकर्ता रहे, शिवसेना के कार्यकर्ता रहे। बाद में बीजेपी ने हवा भर दी, बगावत किए, विधायक लेके आ गए, बीजेपी की मजबूरी थी, मुख्यमंत्री बना दिया, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के साथ केंद्र में बैठे हुए लोग, गुजराती लोगों को भी अपना स्कोर सेटल करना था, नागपुर को संदेशा देना था। लेकिन जैसे ही पहला मौका मिला, देवेंद्र फडणवीस फिर मुख्यमंत्री बनकर आ गए। जबकि नीतीश कुमार वो थे, नीतीश कुमार जिस पार्टी में थे, उनकी पार्टी के मुखिया जॉर्ज फर्नांडिस, बीजेपी ने ऐलान कर दिया नीतीश कुमार चेहरे होंगे, जॉर्ज फर्नांडिस ने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि नहीं, हमारी पार्टी ने तय नहीं किया। तो नीतीश कुमार इतने बड़े खिलाड़ी थे कि उनकी पार्टी के जॉर्ज फर्नांडिस ने तय नहीं किया था, अटल बिहारी वाजपेयी से तय करवा के ऐलान करवा दिया। और यही अश्विनी वैष्णव जी, जो आजकल सूचना एवं प्रसारण मंत्री है, रेल मंत्री हैं, उस समय उनके अधिकारी हुआ करते थे, और अटल जी बोलना भूल गए, जाके बैठ गए। अश्विनी वैष्णव ने कागज थमाया, फिर से वो स्टेज पे जाके बोले कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जॉर्ज फर्नांडिस नाराज हो गए। तो इतने बड़े खिलाड़ी थे। तो नीतीश कुमार कार्यकर्ता के तौर पर नहीं, नीतीश कुमार जब से बिहार गए वो मुख्यमंत्री के तौर पे गए। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। मुख्यमंत्री बने, बहुमत साबित नहीं किया, हट गए, तो उनको उप मुख्यमंत्री कोई बना देगा और वो स्वीकार कर लेंगे, इस बात की संभावना तो न के बराबर है। तो बिहार में महाराष्ट्र का फॉर्मूला लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर मैं प्रशांत किशोर की फिर आऊं, वो कहते हैं 10 से नीचे या 150 से ऊपर। आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर इस बार का चुनाव का मौका गवा चुके हैं, बहुत कुछ नहीं आएगा उनके हाथ में? हाँ, अगर वो 2-4-10 सीटों पे बीजेपी को या जेडीयू को हरा पाए तो एक मौका उनके हाथ में हो सकता है भविष्य को लेकर। तो इस बार कितनी सीटें प्रशांत किशोर को, और वो किसको ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, आरजेडी गठबंधन को या फिर बीजेपी को? ये स्थिति उनकी थी, 1-2 महीने पहले तक ये स्थिति थी। मैं खुद ये देख पा रहा था कि इनका एक बेस वोट तैयार हो रहा है, जो करीब 5,000-7,000 का बेस वोट है। उस मतलब 3-4 महीने पहले तक की मैं बात बता रहा हूँ। लेकिन अब आप उनका एक एक इंटरव्यू देखिए, जिस तरह से उनके चेहरे से खीज आपको दिखाई देगा, उनके शब्दों में एक कॉन्फिडेंस की कमी दिखती है, झल्लाहट है। उनको पता चल चुका है कि हमारा खेल अब यहाँ खत्म है इस चुनाव में। और मुझे लगता नहीं कि ये अब उन नेताओं की तरह है जो एक लंबी पारी खेलने के लिए, या मतलब जैसे आपने कहा नीतीश कुमार के बारे में, नीतीश कुमार ने एक बहुत लंबा रास्ता तय किया मुख्यमंत्री बनने से पहले, संघर्ष किया है। वो जनता दल में थे, और वहां से लालू जी की मुखालफत करते करते समता, समता से फिर जदयू, और यहाँ तक वो पहुंचे हैं। तो इतना लंबा रेस क्या प्रशांत किशोर दौड़ने के लिए तैयार है? वो तो कह रहे हैं कि इसके लिए वो जनता को ही दोषी कर रहे हैं। आप उनके भाषण को सुनिए, कहते हैं कि इस बार नहीं दोगे तो हमारा क्या बिगड़ेगा, हम तो 100-200 करोड़ कमा लेंगे, तुम अपने बच्चा का समझो। अरे भैया, ऐसे नहीं होता है यार। दिस इज नॉट द स्टाइल ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। नहीं, कई लोग तो कह रहे हैं कि इस बार वो उतना कमा चुके हैं, 100-200 करोड़, क्योंकि तमाम उम्मीदवारों से भी पैसा लिया गया है। वो अलग इशू है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यही सब कारण रहे, यही सब कारण रहे कि आपकी कथनी और आपकी करनी और आपके इंटेंशन, इस तीनों में भारी अंतर रहा। आपका इंटेंशन कुछ और था, आप बोल कुछ और रहे थे, कर कुछ और रहे थे। तो जनता या मीडिया मीडिया उस वक्त तक खामोश थी, या उनके सपोर्ट में ही एक हद तक था। जब मीडिया ने कड़े सवाल पूछने शुरू किए तो देखिए कि आप किस किस लेवल की बदतमीजी करते हैं पत्रकारों के साथ। जिस मीडिया या सोशल मीडिया के बदौलत आप इस तरह इस लेवल पे आए हैं, अब आप कहेंगे नहीं मीडिया ऐसा नहीं, भाई योगदान तो है ही। लोगों ने आपको एक अच्छे विकल्प के तौर पे
बताया जनता को। किसी पत्रकार ने एक आर्टिकल लिखा अगर, तो उसने अगर आपके विचार के समर्थन में लिखा, उसके उसके पॉजिटिव साइड्स को बताया, तो एक तरह से उसने आपका समर्थन किया। लेकिन नहीं, जब आप आपकी लंबी लड़ाई की बात कर रहे हैं शशि भाई। नीतीश कुमार की लंबी लड़ाई, आप जहां बैठे हुए हैं, मैं जरा दर्शकों को बता दूं कि बिहार में आप जहां बैठे हुए हैं उससे महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर 1995 का विधानसभा चुनाव, उससे पहले 1994 का एक उपचुनाव हुआ लोकसभा का, जिसमें आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद जीती। मुझे लगता है शायद बिहार पीपुल्स पार्टी या कुछ इसी तरह का पार्टी उन्होंने बनाया था। उन्नीस सौ वैशाली पचानवे 1995 के चुनाव में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर चुनाव लड़े, पूरे बिहार में गठबंधन करके चुनाव लड़े, 7 सीटें उनकी पार्टी को आई। आप जहां अभी बैठे हुए हैं उससे कुछ किलोमीटर दूर पर एक घर पर वो जाके अज्ञातवास में चले गए 1995 के विधानसभा चुनाव की बात। अविभाजित बिहार में सिर्फ 7 सीटें जीती थी उन्होंने, जब झारखंड भी बिहार का हिस्सा था। कई दिनों तक वहां पे लगभग 1 सवा महीने तक वो अंदर ही अंदर अपने आप को कचोटते रहे कि बताओ मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता था, यहाँ सिर्फ 7 ही विधायक जीत के आए हैं। बाद में फिर घर से बाहर निकले, दिल्ली आए और फिर एक नए तरह का समीकरण शुरू हुआ। सब लोगों ने देखा उसके बाद किस तरह से 1998 में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, फिर वो मंत्री बने, तो एक और बनता चला गया। तो एक लंबा संघर्ष किया। प्रशांत किशोर पता नहीं इतना लंबा संघर्ष करने को तैयार होंगे या नहीं होंगे। लेकिन एक बात तो कही जाती है कि लोग ये कहते हैं कि शहरों में थोड़ा सा प्रभाव उनका है। तो अगर जहां चुनाव 100, 200, 500, 1000 वोट पे होना है, बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर पिछली बार 11,150 वोटों के कुल वोटों के अंतर से फैसला हुआ था। दोनों गठबंधन में 0.03% का अंतर था। अगर वो शहरी क्षेत्रों में जहां मोस्टली भाजपा लड़ रही, उनके उम्मीदवार 2000, 5000, 4000 वोट भी ले आते हैं, तो पिछली बार जिस तरह से नरेंद्र मोदी के हनुमान बन के चिराग पासवान ने नीतीश कुमार का बंटाधार किया था, तो क्या प्रशांत किशोर अमित शाह से अपनी पुरानी खुंदक का हिसाब किताब कर लेंगे इस बार भारतीय जनता पार्टी को हरा के? अगर 10-12 विधायक भी विधानसभा सीटें भी बीजेपी को उन्होंने हरवा दी तो? नहीं, संतोष भाई, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है। मतलब आप एक एक सीट पे जाएंगे जहां उन्होंने अपने कैंडिडेट्स दिए हैं, तो पहली बात तो यह है कि हर सीट पे 5000 वोट आ जाए ये जरूरी नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये आपको सीट वाइज कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जो वोट उनके कैंडिडेट लेंगे वो असल में किसका वोट है। जैसे मैं अगर मोतिहारी की बात करूं, मोतिहारी विधानसभा, तो वहां इन्होंने जो मैंने आपको कहा कि वो भाजपा के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं और उनको इन्होंने टिकट दिया है रातों रात बुला करके। तो वो जिस कम्युनिटी के है, कास्ट है वो पारंपरिक रूप से भाजपा का वोटर रहा है। तो ये जितना वोट लेंगे वो वहां पर भाजपा का नुकसान होगा। लेकिन यही बात मैं कुछ और सीटों के लिए नहीं कर सकता, दूसरे तीसरे सीटों के लिए नहीं कर सकता हूं। तो ये मिक्स्ड है। कहीं पे हो सकता है कि अगर उनका कैंडिडेट वोट ले रहा है तो राजद को नुकसान पहुंचा रहा है, कहीं जदयू को नुकसान पहुंचा रहा है, कहीं भाजपा को नुकसान पहुंचाएगा, बशर्ते वो उतना वोट लेकर के आए। तो अच्छा, एक एक चीज इसमें मैं मतलब और ऐड कर दूं कि देखिए, हर सीट पे 2-3 हजार तो नोटा का वोट होता है और बाकी अदर्स के वोट होते हैं। मतलब आप मेन दो गठबंधन की बात करें, एनडीए और इंडिया, तो इसके अलावा लगभग 20% वोट आप टोटलिटी में काउंट करेंगे तो वो अन्य को जाता है। अन्य को जाता है। निर्दलीय या मतलब जो भी हो या नोटा हो, सबको मिलाएंगे तो तकरीबन 20% वोट होता है। तो प्रशांत किशोर को विकल्प के तौर पे देखने वाले लोग क्या उस 20% में है? अगर हाँ, तो जो एनडीए या इंडिया का जो कैडर वोट है वो अप्रभावित रह जाएगा। जरूरी नहीं है कि कास्ट लाइन पे इन्होंने टिकट दिया है लेकिन कास्ट लाइन पे इनको वोट भी मिले। अगर जो 4000 5000 वोट की आप बात कर रहे हैं तो वो तो अक्रॉस द कास्ट एंड सेक्शन आएगा ना। अर्बन से भी आएगा, रूरल एरिया से भी आएगा, हर जाति से। चूंकि इन लोगों ने या इनके कैंडिडेट्स ने, जो संभावित कैंडिडेट्स थे, हर विधानसभा से 3, 4, 5, इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है पूरे विधानसभा में, अपने अपने विधानसभा में, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में भी, हर जाति में, हर धर्म के बीच। तो किसी को अगर वोट आएगा तो हो सकता है कि वहां से भी आए, और यह भी हो सकता है कि आपने जिस कास्ट इक्वेशन को देखते हुए टिकट दिया है वो कास्ट अगर बीजेपी का या
आरजेडी का बिल्कुल एक पारंपरिक या बाउंडेड वोटर है, तो वो बहुत कम, मतलब नेग्लिजिबल मुझे लग रहा है कि वो टूट कर आएगा। अच्छा, मतलब एक बात और जो अब मुसलमानों पे भी आते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने मुस्लिम उम्मीदवारों को भी काफी बड़ी तादाद में टिकट दिया है। जिस तरह से डिप्टी सीएम का ऐलान किया उन्होंने मुकेश सहनी को लेकर, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार, बीजेपी मुसलमानों की हित ऐसी बन गई है कि भाई मुस्लिम डिप्टी सीएम क्यों नहीं दे रहे, मुस्लिम डिप्टी सीएम क्यों नहीं दे रहे। उनकी ट्रोल आर्मी पूरी कूद गई है। हालांकि वो भूल जाते हैं कि शहनवाज हुसैन को उन्होंने घर पे बिठा रखा है, जो अटल जी की सरकार में सबसे युवा कैबिनेट मंत्री थे, उनको घर पे बिठा रखा है। मुख्तार अब्बास नकवी को घर पे बिठा रखा है, जबकि मुख्तार अब्बास नकवी 2014 में जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनकर पूरे देश में चुनाव लड़ रहे थे, तो लॉजिस्टिक का पूरा काम जो था वो उन्हीं के पास था, किसको कौन सा हवाई जहाज देना है, कहां से क्या लेना है, वो सब चीजें थी। लेकिन उनको भी घर पे बिठा रखा है, सुबह सुबह बाइट देते हुए नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश को छोड़ के कहीं और किसी मुस्लिम नेता को एमएलसी बनाकर मंत्री नहीं बना रखा, हालांकि प्रवक्ता ऑन स्क्रीन झूठ बोलते हुए नजर आते हैं। दुर्भाग्य की स्थिति यह है कि एंकर के पास जानकारी नहीं होती, या पता नहीं क्या मजबूरी होती है। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो राज्यों में एमएलसी बना के मंत्री बनाते हैं, तो राज्यों का जिक्र कर रहे थे, यूपी के अलावा कहीं था नहीं। तो वो भी नहीं अब जो था, मुसलमान अब्दुल्ला जी के दामाद है शायद। है, हाँ, अब जो मुसलमान है, पिछली बार ओवैसी ने 5 सीटें जीती थी, इस बार बिहार का मुसलमान क्या सोच रहा ये बड़ा कठिन सवाल है, बिहार का मुसलमान क्या सोच रहा है, क्योंकि सीमांचल में एमआईएम को सीटें मिली थी। है? इस बार इस बार वो बहुत ही, मतलब नॉर्थ बिहार में भी आ गए हैं, हर जगह जहां उनको कैंडिडेट मिला है वो चुनाव लड़ रहे हैं। और जाहिर है वो जब चुनाव लड़ रहे थे पिछली बार भी, जैसा कि आपने कहा 11,000 वोटों से पूरा मामला इधर उधर हो गया था, तो उसमें वो 6 सीट भी काउंट कर लेना चाहिए सीमांचल वाला। हम्म। वो भी अगर नहीं होता तो शायद लास्ट टाइम ही तेजस्वी यादव इस वक्त सीएम इन वेटिंग नहीं होते। हाँ। तो ये जो स्थिति है मुसलमानों के साथ, वो वाकई मतलब मुझे लगता है कि एक बड़ा दुविधा वाली स्थिति है। और दुविधा ये है कि क्या वो पूरे तरीके से आरजेडी के साथ जाए, या वो कुछ जेडीयू के साथ भी जाए। हालांकि जेडीयू ने अपना इंटेंशन बड़ा क्लियर कर दिया है, लास्ट से इस बार 4 ही सीटें दी हैं, लास्ट 7 था, इस बार 4 है। ये बीजेपी का मतलब साइड इफेक्ट कह सकते हैं एनडीए गठबंधन पर, क्योंकि नीतीश कुमार का भी ये मानना है कि जब मैं टिकट देता हूँ और आप जीतते ही नहीं तो मत लो टिकट, बाहर से आके मिनिस्टर बन जाना। तो ऐसे में इनके पास एक ही उपाय बचता है, ले देकर हर बार की तरह, कि आप आरजेडी के साथ जाए। उसमें एक नया मतलब एंगल बनाने की कोशिश प्रशांत किशोर ने की, लेकिन जो उपचुनाव उन्होंने लड़ा था 4 विधानसभाओं के बिहार में, और जिस बुरी तरीके से 4 में से मेरे ख्याल से चारों सीटें जो थी वो महागठबंधन की थी, आरजेडी और सीपीआई एमएल की, वो चारों के चारों सीट हार गए, और चारों की चारों सीटें एनडीए जीती। और उस चारों सीट पर लगभग 10 से 11% वोट प्रशांत किशोर को आया था, जनसुराज को आया था। मुझे लगता है उसी वक्त से मुसलमानों को ये लगा होगा, या लग गया होगा कि हमारा वोट बट रहा है, बटेगा, या बटेगा तो इसका सीधा जो फायदा है वो भाजपा को होगा। तो इस हिसाब से, और चूंकि प्रशांत किशोर सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप 35 सालों से लालटेन की बत्ती जला रहे हैं, अब आप मेरे साथ आ जाइए, अब हमारी बत्ती जलाइए, कोई मुकम्मल बात नहीं कर रहे हैं उनके मुद्दे पर। वो सिर्फ इसी मुद्दा को लेकर भाजपा से डरते हैं। अभी डरता वरता कोई नहीं है, ये मतलब पुराना, मतलब कोई आज का नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में आपको अच्छे से याद होगा कि अटल जी जब चुनाव लड़ते थे लखनऊ से, तो मुसलमान भी उनको बड़ी अच्छी खासी संख्या में वोट देते थे, लेकिन बाकी जगहों पर नहीं देते थे भाजपा को। तो टैक्टिकल नहीं, वोटिंग ही। विजय गोयल चांदनी चौक से लड़ते थे, तो उनको जामा मस्जिद वाले बूथ पे ठीक ठाक वोट मिल जाते थे। हाँ, तो वो एक मतलब पर्सनल वो कह सकते हैं और उन नेताओं का था, लेकिन टोटलिटी में वो टैक्टिकल वोटिंग ही करते रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। और उनका यही रहा है कि किसी भी कम्युनल पार्टी के खिलाफ जो सबसे मजबूत कैंडिडेट होगा उसको हम वोट करेंगे। और वो उसको वोट स्थिति करेंगे, बिल्कुल। बिहार में आरजेडी की है, और वो टाइम टेस्टेड है। आपने कहा ना कि जब लालू यादव ने आडवाणी जी का रथ रोका था, तब से टाइम टेस्टेड है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि
नीतीश कुमार भी इस मामले में बड़े मतलब अलग रहे हैं, भाजपा से अलग रहे हैं। उन्होंने दंगे नहीं होने दिए, या जो उन्होंने स्कीम्स बनाए स्टेट लेवल पर, उसमें मुसलमानों को ठीक ठाक भागीदारी दी। लेकिन प्रशांत किशोर तो वोट जो आप कह रहे हैं ना कि मुसलमान कहाँ जाएगा, तो मुसलमान इसी तरह से वोट करेगा। वो मेजोरिटी जो है उसका वो आरजेडी की तरफ जाएगा। कुछ कुछ क्या मतलब कुछ में भी ठीक ठाक संख्या में वो जदयू को देंगे। उसमें महिलाएं जो होंगी वो देंगी, क्योंकि जो मुसलमानों में पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, अब के समय में पिछले 5-10 सालों में उनको नौकरियां मिली है नीतीश कुमार की नीतियों की वजह से। उनको पंचायती राज में पार्टिसिपेशन मिला है। अच्छा, एक चीज और, आपने जब ये जिक्र किया कि मुस्लिम महिलाएं जेडीयू को वोट देंगी, बिहार के कई जिलों में मेरी कई लोकल लोगों के रिपोर्टरों से बात हुई, एक नारा चल रहा है, तीर ही लालटेन है और लालटेन ही तीर है। ये नारा फ्लोट किया जा रहा है। ये फ्लोट ऐसे किया जा रहा है कि जहां लालटेन जीत रहा है वहां लालटेन को दे दो, जहां तीर जीत रहा है वहां तीर को दे दो, और तीर और लालटेन दोनों मिलेंगे। यानी आप बीजेपी को हराओ, चिराग पासवान को हराओ, उपेंद्र कुशवाहा को हराओ, जीतन राम मांझी को हराओ, बाकी और जो छोटे छोटे दल है उनको हराओ, बस तीर का और लालटेन का ध्यान रखो कि तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है। तो क्या ये उसी स्ट्रेटेजी पे जा रहे हैं क्या? ये परसेप्शन जो आप अभी डिफाइन किए हैं, ये उसी दिन से शुरू हुआ है जिस दिन टिकट बंटवारे को लेकर नीतीश कुमार बवाल सीएम हुआ। हाउस चले गए थे। और ये उसी दिन, ये बल्कि यहाँ पे ये भी हल्ला था कि नीतीश जी के ठीक बगल में ही मतलब शायद राबड़ी जी का आवास है, वो चले जाएंगे वहां। तो आप जो कह रहे हैं ना कि तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है, तो आइडियोलॉजिकली तो वो है ही। ये तो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि वो सब मंडल के स्ट्रीम से निकले हुए लोग हैं। और इसमें आपने अभी कहा, इसमें कोई तो मत नहीं है कि आप सिंधे फॉर्मूला लाएंगे या ऑपरेशन लोटस लाएंगे, तो फिर तो लालटेन तीर बनेगा और तीर लालटेन बन जाएगा। और जनता बहुत समझदार है, वो समझ रही होगी शायद इस बात को, इसीलिए नारा चल रहा है। बिल्कुल। तो शशि भाई, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तमाम संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि चूंकि संसाधनों की कमी है हमारे पास, रिपोर्टर रहा 19-20 सालों तक, ग्राउंड जीरो को मिस करता हूं, लेकिन संसाधनों की कमी है इसलिए ग्राउंड जीरो पर नहीं उतर पा रहे हैं। तो शशि भाई से हमने रिक्वेस्ट किया कि बिहार के हालात, बिहार के राजनीतिक हालात के बारे में हमें जरा समय निकाल के दीजिए, तो उन्होंने अपना कीमती समय निकाला। और हम लोग कोशिश करेंगे कि बिहार से जुड़े मुद्दों पर आपके सामने लगातार आते रहे, क्योंकि बिहार का विधानसभा चुनाव है और बिहार ने हमेशा इस देश को नया रास्ता दिखाने का काम किया है। तो क्रांति की धरती, आंदोलन की धरती और भारत को हमेशा नई दिशा दिखाने वाली धरती बिहार से शशि भाई को लगातार मैं जोड़ता रहूं, आपके पास तमाम जानकारियां लेकर आता रहूं। तो आपको आज की ये चर्चा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रशांत किशोर की 5 गलतियां हमने आपके सामने रख दी, आपको लगता है कि नहीं 6 गलती है, 7 गलती है, 10 गलती है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और तमाम लोगों से अपील आग्रह है कि वीडियो पसंद आया तो 2-4 लोगों तक फॉरवर्ड भी कर दीजिए, सब्सक्राइब कर सके तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो एक बार फिर से शशि भाई, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आखिरी कमेंट करना चाहेंगे अभी आप? नहीं नहीं, बहुत अच्छी बहस रही। चूंकि आपका एक लंबा, आपने मेरे इंट्रो में ये कहा था कि अन्ना आंदोलन और बाकी चीजें आपने कही थी, लेकिन आप भी उस वक्त पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने दोनों थे। तो जो चीजें हम लोगों ने ग्राउंड में देखा था, कमोबेश इस बार बिहार में वो करने की कोशिश की गई थी। लेकिन दुर्भाग्य से, या जैसे भी कहे, मुझे लगता है बुरी नीयत के कारण प्रशांत किशोर वो रेप्लिकेट नहीं कर पाए इस बार। देखते हैं आगे क्या होता है, बाकी हम लोग चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों को नमस्कार।